हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद सना। आज हम बात करेंगे आइल्स के राइटिंग मॉड्यूल के बारे में और मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ इसका फुल डिस्क्रिप्शन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारे पास राइटिंग मॉड्यूल को अटेम्प्ट करने के लिए रहते हैं 60 मिनट्स और उन 60 मिनट्स में आपको करने होते हैं दो टास्क, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 में आपको लिखने होते हैं वर्ड्स, जो रेंज है दैट इज 150 टू 170 वर्ड्स, और ये कंट्रीब्यूट करता है आपके राइटिंग मॉड्यूल के 3 बैंड्स को। तो इसलिए हम इसमें रेकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ अपने 20 मिनट्स को स्पेंड करें। नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क 2 है दैट इज आइल्स एसे। इसमें हमारे पास वर्ड रेंज जो है दैट इज 200 टू 230 वर्ड्स और ये आपको कंट्रीब्यूट करता है 6 बैंड्स आपके राइटिंग मॉड्यूल को। तो वी रिकमेंड टू स्पेंड 40 मिनट्स ऑन दैट, और वो 40 मिनट्स भी आपको बहुत वाइजली यूज करने होंगे, बी दैट इन योर माइंड। हमारे पास जो 40 मिनट्स हैं उसमें से हम फर्स्ट 5 मिनट्स अपने टास्क में हम क्या लिखने वाले हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज करेंगे। लाइक हम एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेंगे, जो भी हमें ऐसे के लिए टॉपिक दिया गया है उसके बारे में हम पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने आइडियाज को लिख लेंगे। नेक्स्ट 30 मिनट्स में हम अपनी राइटिंग कंप्लीट करेंगे और द लेफ्ट 5 मिनट्स वी विल यूटिलाइज फॉर प्रूफ रीडिंग। हम अपने लिखे गए टास्क को प्रूफ रीड करेंगे। उसमें अगर कोई हमें ग्रामेटिकल एरर्स या स्पेलिंग एरर्स कुछ भी लगते हैं then we can check it out and we can also recorrect it, right? तो हमारे पास जो एकेडमिक टास्क 2 है उसमें हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एसेज जो हैं वो रहते हैं। हमारा जो टाइप 1 है दैट इज ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। उस ऐसे में आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के बारे में आपका ओपिनियन पूछा जाएगा। ये बेसिकली कोई भी सिचुएशन, कोई भी ट्रेंड दे दिया जाता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कुछ इस तरह से, डू यू अग्री और डिसअग्री। तो आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना है दैट आप उस स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं। तो उसी के बिहाफ पे आपको अपना जो क्वेश्चन का आंसर है, जो रिस्पॉन्स है, वो राइट करना होता है। इसमें आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, गिव योर ओपिनियन एंड रेलेवेंट एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन इट, और दे कैन ऑल्सो आस्क अबाउट टू व्हाट एक्सटेंट यू अग्री और डिसएग्री। तो उसमें आपको अपने अग्रीमेंट का एक लेवल बताना होता है कि आप कितने लेवल तक उनके उस स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड टाइप जो टास्क है वो रहता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे। उसमें आपको कोई भी एक सिचुएशन, ट्रेंड दे दिया जाता है और आपसे पूछे जाते हैं उस चीज के बारे में, उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। आपको बेनिफिट्स भी बताने हैं, ड्रॉबैक्स भी बताने हैं। या फिर इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है हमें, डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। तो उस वे में आपको उसमें अपना ओपिनियन भी देना होता है। आपको ये भी बताना होता है अपने ऐसे में क्लियर करके कि उसकी एडवांटेजेस रियली में ज्यादा हैं उस चीज के या नहीं है। थर्ड हमारे पास रहता है डिस्कस बोथ व्यूज। इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक सिंपल आपको सिचुएशन दे दी और आपसे पूछ लिया जाए उसके बारे में कि आप उसके दोनों पहलुओं के बारे में बात कीजिए। तो आप अपने ऐसे में सिर्फ उनके दोनों जो पहलू हैं, जो दोनों विचार हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, तो आप उसमें साथ में अपना ओपिनियन भी देंगे कि कौन से व्यू के साथ आप फेवर कर रहे हैं। नेक्स्ट ऐसे जो 4th टाइप है दैट इज प्रॉब्लम, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। इसमें आपको कोई भी एक सिचुएशन दी जाती है, वो सिचुएशन आपके लिए थोड़ी वरीसम सिचुएशन या ट्रबलसम सिचुएशन होगी और उसके लिए आपसे पूछे जाएंगे उसके कॉजेज या उसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, और या फिर उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ भी सॉल्यूशंस जो हैं वो उनको रिकमेंड करने होंगे उस ऐसे में। तो इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, उसके कॉजेज बताते हैं, उसके इफेक्ट्स बताते हैं, क्या हो सकते हैं इफेक्ट उसके सोसाइटी पर, कंट्री पर या फिर इंडिविजुअल्स पर, और आप उसके सॉल्यूशंस भी जो है उसी भी हाफ पे बता सकते हैं कि एज अ पर्सन उसके क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, या एज अ कम्युनिटी कौन से स्टेप्स जो हैं वो हम उठा सकते हैं, या फिर कौन से स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ले सकती है उस चीज को, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन रहता है दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपको कोई भी एक ट्रेंड या सिचुएशन देके उसके बारे में 2 या 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे होते हैं और जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसके बारे में आपको 1 बाय 1 आंसर करना होगा। एक पैराग्राफ में एक क्वेश्चन का आंसर, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे का आंसर। अब हम बात करेंगे कि हम राइटिंग टास्क 2 के लिए कौन सा फॉर्मेट जो है या जो कौन सा पैटर्न है वो यूज करते हैं। हमारे पास इसमें 2 टाइप्स के जो फॉर्मेट्स हैं वो रहते हैं, जो कि हैं हमारे 4 पैराग्राफ्स या 5 पैराग्राफ्स। अब 4 पैराग्राफ्स में हमारे पास क्या रहता है कि हम फर्स्ट पैराग्राफ में देते हैं इसका इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में हम अपने क्वेश्चन में जो भी सिचुएशन हमें दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया देते हैं, हम कौन सा स्टैंड ले रहे हैं या कौन से व्यू के साथ हमारे व्यूज कंसाइड करेंगे वो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। और उसमें हम अपनी थीसिस लाइन में ये लिख देते हैं कि हम कौन से व्यू के साथ स्टैंड करेंगे और नीचे दिए गए पैराग्राफ में हम क्या चीज को स्टेट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं BP1 दैट इज बॉडी पैराग्राफ 1। अब उसमें आप अपने क्वेश्चन टाइप के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप क्या लिखने वाले हैं। ये आपके मेन बॉडी पैराग्राफ्स रहते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ 3, क्योंकि इन पैराग्राफ्स में आप अपने मेन आइडियाज को लिखने वाले हैं। अगर आप किसी स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं तो आप अग्री क्यों कर रहे हैं, अगर आप पार्शियल अग्री कर रहे हैं तो आप इसमें क्या करते हैं कि 2 पैराग्राफ में अपना अग्रीमेंट का स्टेटमेंट दे रहे हैं और थर्ड अगर कुछ हद तक आपके पास उस स्टेटमेंट को लेके डिसएग्रीमेंट है तो वो क्यों है वो आप थर्ड पैराग्राफ में बता देंगे। तो इसीलिए जो हमारा बॉडी पैराग्राफ थर्ड है वो प्रॉपर्ली क्या रहता है, हमारे पास ऑप्शनल रहता है, क्योंकि वो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करेंगे, अपने ओपिनियन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको उसको लिखने की नीड है भी या नहीं है। हमारे पास जो 4th पैराग्राफ जो लास्ट में हमारे पास रहेगा दैट इज कंक्लूजन। इसमें आपको अपने दिए गए पूरे आइडियाज को सम अप करना है, उसको कंक्लूड करना है, उसकी समरी प्रोवाइड करते हुए अपने ओपिनियन को रीस्टेट करना है अगर आपका क्वेश्चन जो है वो ओपिनियन बेस्ड था। अगर आपका क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड नहीं हो, आपसे सिर्फ किसी चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे जाएं या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं, प्रॉब्लम्स हो, डिस्कस सिर्फ बोथ व्यूज हो, उसमें आपका ओपिनियन नहीं मांगा गया है, तो कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में आप अपना ओपिनियन नहीं लिखेंगे। आप अपना ओपिनियन लिखेंगे सिर्फ तभी अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है, otherwise you are giving extra information to them and that is not considered relevant to the topic. So that is the whole description about the academic task 2. Okay, so now our first type of essay is opinion based essay. तो अब हम बात करेंगे उसके फुल स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका डिटेल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, किस फॉर्मेट के साथ हमें उसे लिखना चाहिए। तो हमारे पास ओपिनियन बेस्ड एसे में हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा इंट्रोडक्शन को राइट करना। इंट्रोडक्शन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज जनरल लाइन, वो आपके पास रहती है बिल्कुल ऑप्शनल। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है उसमें से मेन टॉपिक है दी गई सिचुएशन के हिसाब से, उस टॉपिक के बारे में आप एक अपनी जनरल लाइन लिखते हैं, कोई भी जनरल स्टेटमेंट, जनरल आइडिया जस्ट। नेक्स्ट आपकी जो सेंटेंस रहेगा दैट इज रीफ्रेज्ड स्टेटमेंट। जो भी सिचुएशन आपको दी जाती है वो इस टाइप से दी जाती है, सम पीपल से दैट, मैनी पीपल से दैट, दे रेकन दैट। तो इस केस में आपको उनकी दी गई स्टेटमेंट को रीफ्रेज करना होता है। अब पैराफ्रेजिंग होती क्या है? पैराफ्रेजिंग का मतलब है आप उनकी दी गई स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे। लाइक आपको जो भी स्टेटमेंट दी गई है आप उसके वर्ड्स को रिपीट नहीं करते। रिकमेंड किया जाता है कि आप उनके वर्ड्स को बिल्कुल भी रिपीट नहीं कीजिए, उसकी जगह पे उसके सिनोनिम्स यूज कीजिए, यानी कि आप उसके सेम मीनिंग वर्ड्स को अपने सेंटेंस में लिखते हुए उनकी दी गई स्टेटमेंट को पूरा का पूरा पैराफ्रेज कर देंगे।
वो करने के बाद थर्ड पार्ट आपका इंट्रोडक्शन में रहता है थीसिस लाइन। थीसिस लाइन में आप उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आने वाले जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं या आपका जो ऐसे है वो किस बिहाफ पे या किस वे में या किस व्यू के साथ कंसाइड कर रहा है और आप उसमें कैसी इंफॉर्मेशन देने लगे हैं। अगर आप उस सिचुएशन के साथ अग्री कर रहे हैं तो इसमें आपकी स्टेटमेंट लाइन रहेगी, आई कंप्लीटली अग्री विद द स्टेटमेंट एंड हेंस द रीजन फॉर द सेम विल बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। तो इस लाइन से आपने पूरा क्लियर कर दिया उनको कि आप उस स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं और आप अपने आने वाले पैराग्राफ्स में उसको उसके लिए उनके रीजंस भी देने वाले हैं। नेक्स्ट, ऐसी ही स्टेटमेंट्स, कुछ भी स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं। देयर आर मैनी स्टेटमेंट्स टू रिप्रेजेंट योर स्टैंड और टू रिप्रेजेंट योर व्यू दैट यू विल राइट इन द थीसिस लाइन। नेक्स्ट हमारे पास हमारा BP1 जो रहेगा। अब हमारे पास जब भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो हमारे मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे उस सिचुएशन को देखते हुए, सोचते हुए। उन आइडियाज में से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने 2-3 मेन आइडियाज को। आपके पास 2 ऑप्शंस रहती हैं मेन बॉडी पैराग्राफ्स को लिखने की। एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, दूसरा स्ट्रक्चर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारे पास जो हमारा एक मेन आइडिया है, जो हमें मेजर रीजन लग रहा है उस चीज के लिए, वो हम मेजर रीजन अपना BP1 में देंगे। उसको प्रॉपर एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारे स्टैंड के पीछे हमारा मेजर रीजन क्या है। नेक्स्ट आप उसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, फुली एक्सप्लेन करेंगे कि वो रीजन कैसे है, क्यों है। फिर आप अपनी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, दैट इज प्रॉपरली ऑप्शनल। उसमें आपको कोई कंपल्शन नहीं है एग्जाम्पल देना। अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन से उनको क्लियर कर दिया है कि हाउ दैट आइडिया इज रेलेवेंट विद योर व्यू पॉइंट, तो आपको एग्जाम्पल लिखने की कोई कंपल्शन भी नहीं है। उसके बाद आप अपने पैराग्राफ को हमेशा फिनिश करेंगे अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ। अगर आप उनको क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं तो उनको उस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि आपका ये जो आइडिया है या जो भी आपका रीज़न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वो एक इनकम्प्लीट चीज़ महसूस होगी और वो आपके बैंड्स को डिडक्ट करवाएगी। तो जैसे कि हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स फॉर राइटिंग मॉड्यूल, उसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डोंट यही रहेगा कि आप अपनी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं राइटिंग में तो उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़िए, उसको हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट कीजिए। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में हमारे कनेक्टर्स जो यूज़ होते हैं वो हैं दस, देयरफॉर। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट के साथ आप अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहेगा BP2, जो भी आपका सेकंड रीजन है, सेकंड आइडिया है, आप इसमें वो रिप्रेजेंट करेंगे अपना। सेम वे में आप उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन देने के बाद यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल ऑप्शनल है। अगर आप एग्जाम्पल लिखने की बजाय आपके पास आइडियाज जो हैं वो मोर देन 2 हैं, 3 हैं, तो आप अपनी एग्जाम्पल्स की जगह पे अपने सेकंड और थर्ड और फोर्थ आइडियाज़ को भी ऐड कर सकते हैं, उनको फुली एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ में उनको भी आप क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ ही अपने BP2 को भी फिनिश करेंगे। ये करने के बाद जब हम कंक्लूजन पे जाएंगे तो हम देंगे अपने ऐसे का ओवरव्यू, यानी कि जो हमने अपने मेन बॉडी पैराग्राफ्स लिखे थे उसमें हमने जो आइडियाज़ को एक्सप्लेन किया है सिर्फ उनका एक ओवरव्यू देंगे। हम इसमें न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सबसे जो बड़ा रीज़न रहता है मार्क्स कम आने का, बैंड्स कम आने का राइटिंग में, वो यही है सम स्टूडेंट्स दे जस्ट गिव द नेक्स्ट आइडिया और द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन द कंक्लूजन। कंक्लूजन पैराग्राफ का मीनिंग है कि आपने जो लिखा है आप उसका ओवरव्यू लिख रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं। जो ओपिनियन आपका इंट्रोडक्शन में था, थीसिस लाइन में था, वही ओपिनियन आपका कंक्लूजन में भी रहना चाहिए। आपका ओपिनियन लास्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक फर्म ओपिनियन दिया है तो आप अपने ओपिनियन को रीस्टेट करेंगे इन अदर वर्ड्स। Do not repeat the words or do not repeat the sentences to give your response. आप अपने राइटिंग रिस्पॉन्स में अपने किसी भी वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा रिपीट नहीं कीजिए। दैट विल लीड टू दी बैंड्स डिडक्शन। सो अगर आप अपने
पॉसिबल मार्क्स जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास यही मेरा एक एडवाइस होगा कि आप अपने वर्ड्स को रिपीट करने की बजाय अपनी वोकैबलरी को और एडवांस कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। जो फैंसी वर्ड्स रहते हैं, हमारे एडवांस वोकैबलरी का मीनिंग ये कभी भी नहीं है कि आपको बहुत फैंसी वर्ड्स लिखने हैं। आपको सिंपल वर्ड्स लिखने हैं। अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को बिल्कुल भी नहीं आने देना है अपने राइटिंग मॉड्यूल में, और आपको अपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए नया स्ट्रक्चर, नया वर्ड यूज़ करना है, सिनोनिम्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो आपके जो मार्क्स है राइटिंग मॉड्यूल में वो बहुत अच्छे आएंगे, बहुत डिज़ायर्ड बैंड्स आपको अचीव होंगे। यही स्ट्रक्चर यूज़ करके अब मैं आपको एक ओपिनियन बेस्ड ऐसे जो है सैम्पल ऐसे की तरह एक्सप्लेन करूँगी। Now we will do the sample essay for opinion based structure. हमारा आज का ओपिनियन ऐसे जो है, सैम्पल ऐसे है, वो कुछ इस तरह है। Some people say that feeling of competition should be encouraged in children. तो इसमें कुछ लोग जो है वो ऐसे कह रहे हैं कि जो कंपटीशन की फीलिंग है वो बच्चों के अंदर प्रोत्साहन होना चाहिए। Others say दे शुड बी टॉट टू बिकम कोऑपरेटिव। तो जो दूसरा व्यू है वो हमारे पास ये है कि उनको सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सहयोगी बनना है, कैसे कोऑपरेटिव नेचर लेके आनी है अपने अंदर। डू यू अग्री और डिसअग्री? आप इसके साथ अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? गिव रीजंस। तो आप उसके लिए अपने अग्रीमेंट या डिसअग्रीमेंट के लिए रीजंस भी देंगे। अब हमने जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो कुछ इस तरह है। Children are the tender birds of the society and they are required to be taught true values of life. जो चिल्ड्रन हैं वो हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो उसके एक टेंडर बर्ड्स हैं। तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हम उनको लाइफ के जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो सिखाएं, जो बेसिक ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन बिहेवियर में हमारे एट्रीब्यूट्स जो होने चाहिए वो हम उनको सिखाएं। Therefore, some people tend to believe that feeling of competition should be infused in them. तो इसीलिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन बच्चों के बीच में हमें कंपटीशन की फीलिंग को जागरूक करना चाहिए। While others believe that, जबकि दूसरे सोचते हैं कि possession of cooperative values जो है वो उनके लिए required है। तो अब आपने इसमें ये बताना है कि आपका ओपिनियन क्या है, आप किसके साथ अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। तो आपको उसमें अपने रीजंस भी देने हैं। हमने पहली जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है दैट इज जर्नल लाइन, जो हमारी देयरफॉर से हमने लाइन स्टार्ट की है वो हम अपने दिए हुए ट्रेंड या सिचुएशन को पैराफ्रेज कर रहे हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके। नेक्स्ट हमारी रहेगी थीसिस लाइन, उसमें हमने लिखा है आई विल डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स। अब हमारे पास इन्होंने टू व्यूज जो है वो रिप्रेजेंट किए थे और हमें उसमें से एक के साथ स्टैंड करना है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया है कि हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के ही डिस्कस करेंगे किसी ओपिनियन पर पहुंचने से पहले। अगर आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज हैं कि आपने अपना अग्रीमेंट किस व्यू के साथ रखना है, तो आप अपने थीसिस लाइन में ये चीज़ को ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि हम अपने नीचे वाले पैराग्राफ्स जो हम अब राइट करने वाले हैं उसमें हम इनको एनालाइज कर रहे हैं कि हमारा स्टैंड किसके साथ होगा। तो लास्ट में हम अपने कंक्लूजन में अपना ओपिनियन जो है वो स्टेट करेंगे। टू बिगिन विद, तो हम अपने फर्स्ट मेन बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए एक कनेक्टर लगाएंगे जो कि है टू बिगिन विद। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टू एम्बार्क अपॉन, टू इनिशिएट विद, इनिशियली, टू बिगिन विद। तो ऐसे कुछ वर्ड्स के साथ अपने आप बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हो। अब उसके बाद हम अपने बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो मेंशन कर रहे हैं वो ये है, There are many reasons why children should be having competitive values. तो इसमें हमने ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें हमने ये बताया कि हमारे इस पैराग्राफ में क्या चीज़ जो है हम उनको अब प्रोवाइड करने वाले हैं, कि हम ये बता रहे हैं अब कि चिल्ड्रन को कम्पिटिटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत क्यों है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन वाला जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ किया है वो एक अलग ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो कि हमें आइल्स में अगर हम ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास बैंड्स जो डिज़ायर बैंड्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है।
अब हम अपना स्टार्ट करेंगे जो ऐसे, उसमें हम यूज कर रहे हैं हमारी साइन पोस्ट लैंग्वेज। साइन पोस्ट लैंग्वेज है कि जब हम उसमें वर्ड यूज कर रहे हैं अपने लिंकिंग वर्ड्स, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, लास्टली, ऐसे करके जब हम अपने वर्ड्स को लिख रहे हैं, तो वो लिंकिंग वर्ड से हम उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड क्या है और लास्ट क्या है। तो उसको उनसे आइडिया हो जाता है कि हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट कहाँ पे कैसे आ रहा है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली, कंपटीशन मोटिवेट्स youngsters to accelerate their efforts to attain a higher level in education and in other activities। जो कंपटीशन की फीलिंग है वो यंगस्टर्स के बीच में उनके एफर्ट्स को एसिलरेट करती है, यानी कि उनको मोटिवेट करती है कि वो और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं हायर लेवल तक पहुंचने के लिए, चाहे वो एकेडमिक्स की बात हो चाहे दूसरी एक्टिविटीज़ की बात हो। They start doing hard work to compete with others and understand the value of hard work। तो वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि उनको compete करना है दूसरों के साथ, तो वो वैल्यू भी अंडरस्टैंड कर जाते हैं हार्ड वर्क की क्या है, तो वो लाइफ में उनको बहुत काम आती है। इन दिस वे हम उनके अंदर हार्ड वर्किंग जो एक एट्रीब्यूट है वो इनकलकेट कर रहे हैं। दिस डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हेल्प देम टू स्टैंड फर्स्ट एवरीवेयर। जो ये उनकी निष्ठा है, जो उनकी ये कठोर मेहनत है, उनको हेल्प करती है लाइफ में आगे जाके दूसरों से अलग कुछ करने के लिए। सेकेंडली इसका बेनिफिट क्या है? अब इसका सेकेंड बेनिफिट हमारी नज़र में क्या है, हम वो लिखने जा रहे हैं। ये इस वर्ड से इनको बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा हमारे एग्जामिनर को। कम्पिटिटिव नेचर, जो हमारे अंदर कम्पिटिटिव नेचर है वो क्या स्टूडेंट्स के अंदर इनकलकेट करती है, उनके अंदर क्या चीज़ को जागरूक करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस इन चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और वो इंडिपेंडेंट फील करेंगे, यानी कि उनके अंदर दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है दूसरों के ऊपर काम को लेके वो ख़त्म हो जाती है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाता है लाइफ में आगे जाके खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो जैसे कि बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में, स्कूल एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और वो दूसरों के साथ जब compete करते हैं तो उनके अंदर एक फीलिंग आती है सेल्फ अचीवमेंट और फुलफिलमेंट की। दे आर मोर लाइकली टू हैव अ फीलिंग ऑफ सेल्फ अचीवमेंट एंड फुलफिलमेंट, यानी कि उनको एक फीलिंग आती है कि उन्होंने खुद कुछ अपने दम पे हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में, तो उनके अंदर वो इंडिपेंडेंस आ जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ कर सकते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट अप हो जाता है। दे फील देमसेल्व्स वर्दी दैट प्रोवाइड देम बैलेंस्ड एंड पीसफुल माइंड। उनको ये महसूस होता है कि उनकी कोई आइडेंटिटी है इस वर्ल्ड में, वो वर्थफुल महसूस करते हैं खुद को, और उससे क्या होता है उनका जो माइंडसेट है वो ऐसा डेवलप हो जाता है कि वो एक तो बैलेंस्ड माइंडसेट होता है कि अगर हम अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेशन करेंगे, कुछ अचीव करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ करके दिखाने का, जिससे कि हम लोग दूसरों के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी चांस को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर उनके अंदर जनरेट हो जाएगी। They tend to become self-reliant and that enhances the decision-taking capability in them। तो वो बहुत सेल्फ रेलिएंट हो जाएंगे, खुद के ऊपर वो रिलाई करेंगे, किसी और की एडवाइस पर रिलाई करने की उनको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उनका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे उनकी डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। मोर ओवर इट मीन्स कि अब हम दो व्यूज़ के बाद एक थर्ड आइडिया और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंस ऑफ कंप्लीशन इज द नीड ऑफ आर, कि जो एक अपने आप में अपने आप को कंप्लीट महसूस करना आजकल के टाइम की ज़रूरत है। अनडाउटेडली इन द कट थ्रोट एरा पीपल सिंस देयर चाइल्डहुड टिल अडल्ट्स, ये बिना डाउट के हम बात कह सकते हैं कट थ्रोट एरा जो है, कट थ्रोट एरा मतलब जहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है, आजकल का जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड कट थ्रोट एरा।
पीपल, लोग जो हैं अपने बचपन से बड़े होने तक फेस कंपटीशन, वो अपनी लाइफ में कंपटीशन फेस करते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, या फिर उनकी वर्क प्लेस हो। टू एग्जाम्पलीफाई, अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के साथ उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन स्कूल देयर आर डांस कॉम्पिटिशन्स, रेस कॉम्पिटिशन्स, पोइम कॉम्पिटिशन्स। तो ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स बच्चे जो हैं वो फेस करते हैं जब वो स्कूल में हैं, कुछ एकेडमिक्स और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। एंड व्हेन दे ग्रो अडल्ट्स, और जब वो बड़े हो जाते हैं, दे फेस कंपटीशन इन टेकिंग अ जॉब। तो वो जॉब के टाइम जब उनको इंटरव्यू देना है, एडमिशन लेनी है कॉलेज में, टेकिंग एडमिशन इन कॉलेज, एंड इवन फेस कम्पिटिटिव इन एन एग्जाम, और उन्हें फिर कंपटीशन फेस करना पड़ता है एग्जाम में भी। दस competitive attribute is highly required। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो competitive attribute है वो बहुत ज़्यादा required है। It is the need of the hour। आजकल के टाइम की ये ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स के अंदर ये भावना जो है कंपटीशन की ये होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, इस हमारे लिंकिंग वर्ड या फ्रेज से हमारे एग्जामिनर को साफ साफ समझ आ जाएगा कि अब हम दूसरे व्यू की बात करने वाले हैं इस पैराग्राफ में, जो हमारा है पैराग्राफ नंबर 3, या फिर हम कहें हमारा मेन बॉडी पैराग्राफ 2। It is needless to say that how important is it to inculcate the value of cooperation। कि ये कहने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि बच्चों के अंदर सहयोग की भावना हो। दिस इज़ द ओनली फीलिंग बाय विच अ चाइल्ड कैन लर्न टीम वर्क। यही एक फीलिंग है जिसके थ्रू एक जो बच्चा है वो टीम वर्क सीख सकता है कि एक टीम में काम कैसे करना है। टीम स्पिरिट, टीम वर्क और टीम स्पिरिट में डिफरेंस ये है, टीम वर्क इज लाइक कि हमने कोई काम डिवाइड किया है और उस जॉइंट एफर्ट का एक कंसिक्वेंस या एक रिजल्ट आएगा, तो लोग अपना अपना जो वर्क है वो डेजिग्नेटेड वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। टीम स्पिरिट इज लाइक सिर्फ यही नहीं सोचना कि मुझे किसी चीज़ को लेके कंप्लीट करना है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी है, ये फीलिंग होना कि मैंने टीम वर्क करते हुए अपनी टीम के लिए काम करना है, अपने आप से ऊपर अपनी टीम को समझना। को एग्जिस्टेंस, कि हम अपनी सिर्फ अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी के लिए या नेम या फेम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर ये फीलिंग आ रही है कि हम इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं एज अ टीम। जो पॉपुलैरिटी, जो नेम फेम, जो भी हमें एप्रिसिएशन मिलेगा वो इकट्ठा पूरी टीम का है। ये फीलिंग जो है ये हमें आती है कोऑपरेशन वाली फीलिंग की एक्टिविटीज़ के थ्रू। टॉलरेंस, किसी भी चीज़ को सहना, अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं तो हमारा कोई टीम मेंबर है, अगर वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, उस चीज़ को टॉलरेट करते हुए दूसरे टीम मेंबर्स के साथ में कोऑपरेटिवली वर्क करना और उस टीम मेंबर को भी साथ में लेके चलना। एंड पेशेंस, अगर हमारा कोई टीम वर्क जो है वो पेंडिंग रह रहा है तो अपनी पूरी टीम को लेके साथ में कैसे चलना है, ये नहीं सोचना है कि हमारा वर्क कंप्लीट है तो उनका क्यों नहीं हुआ है। बहुत ही सब्र के साथ सबको साथ लेके अपनी चीज़ को परफॉर्म करना। मोर ओवर इफ द हिस्ट्री इज सीन, अगर हम कुछ बैकडेट जाके बात देखते हैं या सोचते हैं, इट बिकम्स क्वाइट एविडेंट, तो ये हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाता है कि द वेल नोन आइकन्स ऑफ द सोसाइटी आर ओनली दोज हु हैड अ हेल्पिंग एंड सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड। कि जितने भी हमारी सोसाइटी के बहुत नेम फेम्ड पर्सन हैं वो सब के सब ऐसे थे कि उनकी बहुत नेचर जो है वो हेल्पिंग नेचर थी, सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड उनके अंदर था। अ सेल्फ सेंटर्ड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी। जो एक सेल्फ सेंटर्ड ह्यूमन बीइंग है, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो इंसान अपनी लाइफ में कभी भी सोसाइटी में फेम नहीं कमा सकता। सेकेंडली अगर हम बात करें अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ कंपटीशन, जो एक हद लेवल का कंपटीशन है, दैट कैन रिजल्ट इन राइवलरी फीलिंग फॉर द पीयर ग्रुप एंड अदर्स। दूसरों के लिए, जो बच्चों के बीच में अपने साथ के जो उनके जितने भी और
स्टूडेंट्स हैं, उनके जो साथ में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए या दूसरों के लिए उनके अंदर दुश्मनी की भावना को जगा सकता है। These rivalry feelings take no time in turning into jealousy and personal grudges। तो ऐसी जो फीलिंग्स हैं कंपटीशन में जो जागरूक होती हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं बच्चों के अंदर जेलेसी की फीलिंग और पर्सनल हेट्रेड की फीलिंग के अंदर कन्वर्ट होने में। तो बच्चे की जो नेचर है वो जेलस हो सकती है। A heart full of jealousy for others can never hold well for themselves and for others। जो एक हार्ट है, अगर वो जेलसी का भरा हुआ है तो वो दूसरों के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकता। तो साइमल्टेनियसली वो अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, ना तो वो खुद के लिए अच्छा है, ना ही वो दूसरों के लिए अच्छा है। टू कंक्लूड, अब इस पैराग्राफ में हम अपनी समरी देंगे। आई रेकन दैट, मुझे लगता है कि जो दोनों वैल्यूज हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बोथ वैल्यूज हैव देयर ऑन इंपॉर्टेंस। Thus, a child should be brought up by imparting both equally to become an ideal citizen and asset for the society। तो इसलिए हर बच्चे के अपब्रिंगिंग के टाइम पे ये दोनों ही एट्रीब्यूट्स उसकी नेचर में आ जाने चाहिए, ताकि वो जब बड़े हों तो वो एक अच्छा सिटीजन बने और वो अपनी सोसाइटी के लिए एक एसेट बने। तो इन दिस वे हमने अपने इस ऐसे में इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक अपना जो ओपिनियन है वो किसी भी एक तरफ पे पार्शियल ओपिनियन नहीं दिया है। जो हमारा ओपिनियन है इस ऐसे में न्यूट्रल है। तो ये चीज़ हमने अपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन तक हमारा ये सॉल्यूशन निकल के आया है कि हमारा ओपिनियन जो है वो न्यूट्रल है। तो हमने अपने कंक्लूजन में लास्ट स्टेटमेंट में उनको ये डिस्क्राइब कर दिया कि ये दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही वैल्यूज़ बच्चों के अंदर आनी चाहिए, उनको सिखाई जानी चाहिए इक्वल इम्पॉर्टेंस के साथ में। The second type of essay that we will do today is advantages disadvantages essay। तो हमारा सेकंड टाइप हम ये डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इसमें हमने राइट करने हैं 4 पैराग्राफ। हमें कोई भी स्टेटमेंट या ट्रेंड दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें लिखने होंगे उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, यानी कि नुकसान और फायदे। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा दैट इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आप अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे दैट वुड बी द जनरल लाइन। जो आपको ट्रेंड, सिचुएशन, कुछ भी डिस्क्राइब किया गया है क्वेश्चन में, उसकी जनरल लाइन उस टॉपिक के बारे में। अगर आपसे कोई अच्छी जनरल लाइन है आपके पास तो आप इसे लिखिए, अदरवाइज ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको कोई जनरल लाइन आपके माइंड में नहीं आ रही है तो आप उसे रहने दीजिए, उसे मत लिखिए। सेकंड स्टेटमेंट आपकी जो रहेगी दैट इज रीफ्रेज्ड स्टेटमेंट। हमने जो अपना लास्ट ऐसे किया था ओपिनियन बेस्ड ऐसे, उसमें हमने अपनी जनरल लाइन लिखी थी, और इस ऐसे में जो हम इसका सैंपल ऐसे करेंगे उसमें हम अपनी जनरल लाइन नहीं लिखेंगे। हम अपना ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे रीफ्रेज्ड स्टेटमेंट के साथ। इस स्टेटमेंट में आपको पैराफ्रेजिंग करनी होती है। जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी जाती है उससे आप अपने वर्ड्स में रीफ्रेज करते हैं, सिनोनिम्स के साथ में आप उसे राइट करते हैं अपने वर्ड्स में, अपनी सिंपलर फॉर्म में। थीसिस लाइन में आप ये बताते हैं कि आप मेन बॉडी पैराग्राफ्स में उनको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। अब इसमें आपसे पूछा नहीं गया है कि आपका ओपिनियन क्या है, तो इसमें आपको अपने मेन बॉडी पैराग्राफ्स में एडवांटेजेस भी लिखने हैं उस ट्रेंड के और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। तो थीसिस लाइन में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि आप जो अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उनको मेंशन करेंगे पैराग्राफ्स में, उनका इंट्रोडक्शन आप थीसिस लाइन में लिख सकते हैं। और यही चीज़ मैंने अपने सैम्पल ऐसे में यूज़ की है, जो मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने के बाद करवाऊंगी। अब हम अपनी थीसिस लाइन में लिखेंगे जैसे दिस essay विल डिस्कस द एडवांटेजेस या मेरिट्स, डीमेरिट्स, व्हाटएवर, जो भी वर्ड्स हम अपने लिखेंगे ऑफ दिस ट्रेंड, ऑफ दिस सिचुएशन, जो भी हमारे क्वेश्चन में होगी।
तो उसमें आप अपना जो वन एडवांटेज और वन डिसएडवांटेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बॉडी पैराग्राफ 1, इसमें हम अपनी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस में से कुछ एक चीज चूज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे। हमने चूज कर लिया कि हम बॉडी पैराग्राफ 1 में दे रहे हैं इस ट्रेंड की एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस हम 1 भी दे सकते हैं, उसको फुल एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ में, या फिर हम 2 या 3 एडवांटेजेस भी दे सकते हैं। जहाँ पे हमें एडवांटेजेस 2 और मोर प्रोवाइड करनी है, मेंशन करनी है, वहाँ पे हमारे लिए बेस्ट रहती है साइन पोस्ट लैंग्वेज। साइन पोस्ट लैंग्वेज क्या है? साइन पोस्ट लैंग्वेज है जब हम अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, फाइनली से हम एंड कर रहे हैं। लाइक अगर मुझे 3 एडवांटेजेस देनी है तो मैं पहले लिख दूंगी फर्स्टली या फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट लिख दूंगी मैं सेकेंडली, अपनी सेकेंड एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी लिख रही हूँ उसके लिए, और थर्ड जब भी मुझे मेंशन करनी है और वो मेरी लास्ट एडवांटेज या डिसएडवांटेज है तो मैं उसको लास्टली या फाइनली के साथ क्लोजिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दूंगी। इससे क्या होगा, हमारे एग्जामिनर को फुल आइडिया लगता जाएगा कि हम अब अपने नया आइडिया दे रहे हैं, नई एडवांटेज लिखने वाले हैं, हम पुराने में से कुछ और एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। और हम अपने इसमें पैराग्राफ में क्या स्ट्रक्चर ले सकते हैं, हमने अपनी एडवांटेजेस में से जो भी एडवांटेज की हमारे पास फुल डिस्क्रिप्शन है या एग्जाम्पल है वो मेंशन करने के बाद हम उसे एक्सप्लेन करके उसका एग्जाम्पल दे दें और फिर हम अपने उस मेन बॉडी पैराग्राफ की क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें। चाहे तो उसमें दोनों एडवांटेजेस को मेंशन करते हुए क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखें, या फिर हमने जो लास्ट में अपनी एडवांटेज लिखी थी उसके वर्ड्स को यूज करते हुए हम अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखें। फिर रहेगा हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 2, इसमें हम अब उस ट्रेंड का अदर व्यू जो है दैट इज उसके डाउन साइड्स, डिसएडवांटेजेस वो मेंशन करेंगे। दैट कुड ऑल्सो बी 1 or 2, दैट डिपेंड्स ऑन योर आइडियाज। तो उसमें हम वही स्टेटमेंट स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, साइन पोस्ट लैंग्वेज। अदरवाइज हम अब इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी एक डिसएडवांटेज लिखी उसको सिंपल वर्ड्स में मेंशन कर दिया एक्सप्लेन, फिर सेकंड डिसएडवांटेज लिख के उसको एग्जाम्पल के साथ स्ट्रॉन्ग कर दिया और साथ में हमने लास्ट में अपने पैराग्राफ की क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दी। तो ऐसे करके जब हम अपनी डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे दोनों बॉडी पैराग्राफ्स एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे स्ट्रक्चर में, तो उससे भी हमारा जो ऐसे है वो इम्प्रेसिव हो जाएगा। सेम पैटर्न यूज करने से हमारा जो ऐसे है वो थोड़ा सा डल हो सकता है। अब यहाँ हमारे पास कंक्लूजन, हमारा 4th पैराग्राफ और मेन पैराग्राफ। ओवरव्यू हमें अपने बॉडी पैराग्राफ्स का उसमें देना है, मतलब जो हमने एडवांटेज या डिसएडवांटेज वहाँ पे मेंशन किए हैं उनको साथ में लिखते हुए हमने उस पैराग्राफ को ख़त्म करना है अपने कंक्लूजन के साथ उस एसे को। अब हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, हम अपने कंक्लूजन में कोई भी नया एडवांटेज या डिसएडवांटेज मेंशन नहीं कर सकते। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ऐड न्यू इंफॉर्मेशन और कंटेंट इन द कंक्लूजन, बिकॉज कंक्लूजन का मीनिंग है कि आपने जो ऊपर पूरे ऐसे में लिखा है उसको आप समराइज कर रहे हैं, तो समरी में कभी भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए क्या और अदर वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग वर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐसे में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। एडवांटेजेस को हम बोल सकते हैं बेनिफिट्स, मेरिट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स, प्रोज, पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा डिसएडवांटेजेस, इसको हम लिख सकते हैं ड्रॉबैक्स, demerits, negative impacts, negative effects, cons, downsides. So in this way you can use the different words to just having the same meaning of advantages and disadvantages. In this way you can represent your idea with the different new structure that I am giving you in this essay. So here is the full description of the essay, advantages, disadvantages. Now we will do the sample essay and I will explain you in detail about the advantages, disadvantages essay.
हमारा आज का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सैंपल ऐसे है। A lot of places in the world rely on tourism as a main source of income. हमारे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी प्लेसेस हैं या कंट्रीज हैं जो टूरिज्म पे डिपेंड करती हैं अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम समझ के। Unfortunately, tourism can also be a source of problems if it is not managed correctly. सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि टूरिज्म जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम तो है, पर ये सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है अगर इसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जाए। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं टूरिज्म के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो सकते हैं वो स्टेट करने हैं अपने एस्से में। एडवांटेजेस लाइक कि आपको उसके बेनिफिट्स बताने हैं, उसके फायदे। डिसएडवांटेजेस मीन आपको उसके नुकसान बताने हैं। अब हमारे पास जो इसका इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें हम अपनी पहले स्टेटमेंट जो दे रहे हैं उसमें है हमारे पास नाउअडेज टूरिज्म जनरेट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम फॉर मैनी कंट्रीज। पैराफ्रेज कर रहे हैं हम उनकी दी गई स्टेटमेंट को, तो हमने उसको पैराफ्रेज कैसे किया है कि जो टूरिज्म है नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बहुत कंट्रीज में टूरिज्म सेक्टर से आता है, पर इसके बहुत से नुकसान भी हैं। But it has certain downsides too. This essay will discuss how tourism can transform the economy of poor areas. ये ऐसे डिस्कस करेगा कि कैसे जो टूरिज्म सेक्टर है वो पुअर एरियाज की जो इकोनॉमी है उसको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है, और वो ये भी शो करेगा बट विल शो दैट इट कैन ऑल्सो लीड टू अ मार्क्ड इंक्रीज इन क्राइम and the reasons for the same will be explained in the following paragraphs. जो ये ऐसे है ये पुअर एरियाज को टूरिज्म सेक्टर कैसे हेल्प कर रहा है, उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि टूरिज्म सेक्टर कैसे जनरेट करता है क्राइम रेट को इंक्रीज करने में, कैसे वो अपना कंट्रीब्यूशन भी देता है। और इसी चीज़ के जो रीजंस हैं वो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किए जाएंगे। ये है हमारा फुल एक्सप्लेनेशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पहले दी है अपनी रीफ्रेज्ड स्टेटमेंट, उसके बाद हमने दिया है अपना थीसिस लाइन। इस थीसिस लाइन में हमने सिर्फ ये नहीं बताया है कि हम अपने ऐसे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं, बल्कि हमने ये भी एक्सप्लेन किया है कि हम किस टाइप का एडवांटेज या डिसएडवांटेज अपने बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इनिशियली द टू मेन बेनिफिट्स ऑफ डेवलप्ड टूरिज्म सेक्टर आर, जो दो मेन बेनिफिट्स हैं हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के डेवलप होने से जो मिल रहे हैं वो हैं आर बूस्ट इन कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी में बूस्ट जो आ रहा है वो अपग्रेड हो रही है, and a large number of new job openings for the local people, और वहाँ पे रहने वाले जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, लोकल लोग हैं, उनके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाती हैं। फर्स्टली ये कैसे हो रहा है, उसका पहला जो एक रीजन है वो क्या है, टूरिस्ट स्पेंड मनी ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं विजिटर्स, वो अपनी मनी को वहाँ पे खर्च करते हैं बहुत सारी सर्विसेज के लिए, including hotels, amusements, transportation, food and medical services. hotels में, amusements में अपनी जितनी भी वो enjoyment करने के लिए, entertainment के लिए जो वो locations पे जाते हैं tourist spots पे, वहाँ पे transportation sector को provide करते हैं वो, food and medical services जो है वो avail करते हैं, तो इस way में वो इन सर्विस प्रोवाइडर्स को मनी जो है वो स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर। This way, tourism yields an additional income, greatly supporting the country's economy. इस वे में वो बहुत सारे सर्विसेज को हमारे मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। सेकेंडली,
इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है, उनका डैमेज होता है, लोग वहाँ पे जाते हैं, समटाइम्स दे हार्म द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, और इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्चुअली में नेक्स्ट सेंटेंस में, एशियंट बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स स्ट्रगल टू कॉप अप विद अ वास्ट अमाउंट ऑफ विजिटर्स ट्रैफिक एंड गेट डैमेज्ड। ऐसी बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, कॉप अप करने के लिए विज़िटर्स का जो वहाँ पे ट्रैफिक है, यानी कि जो विज़िटर्स आ रहे हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में आ रहे हैं उनको देखने के लिए, और दे आर डैमेजिंग अनइंटेंशनली और मे बी इंटेंशनली। Also, the large number of tourists can cause environmental problems. अब ज़्यादा टूरिस्ट का आना जो है वो वहाँ के एरिया के लिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ भी कर सकता है। फॉर इंस्टेंस उसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, when places of interest are overcrowded, natural resources often become overexploited. जो प्लेसेस हैं लोगों की इंटरेस्ट की, जब वो ओवर क्राउडेड हो जाती हैं तो नेचुरली ही क्या होता है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट होते हैं। एक्चुअली में व्हाट हैपन्स, जब लोग अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट द थिंग्स, सो वो sometimes they exploit the natural resources of the place. What's more, the presence of a considerable number of tourists with a lot of money to spend and often carrying valuables such as camera and jewelry increases the attraction for criminals and brings with it activities like robbery and drug dealing. इससे भी ज़्यादा और क्या, what's more, जो कंसिडरेबल नंबर ऑफ़ टूरिस्ट हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो वहाँ पे मनी लेके जाते हैं, ज़्यादा मनी लेके जाते हैं स्पेंड करने के लिए, खर्चने के लिए, और साथ में वो वैल्यूएबल आइटम्स भी लेके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर मोस्ट एक्सपेंसिव कैमराज, ज्वेलरी, और ये सारे जो उनके थोड़े एक्सपेंसिव अटायर्स हैं, जितने भी उनके एसेसरीज़ हैं, वो वियर करने के लिए, साथ में फ्लॉन्ट करने के लिए लेके जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे क्रिमिनल्स अट्रैक्ट होते हैं। और उसकी वजह से कैसी जो क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं वो है रॉबरी, ड्रग डीलिंग, एज सम पीपल गेट इन्वॉल्व इन दी ड्रग डीलिंग सेक्टर, बिकॉज जो टूरिस्ट वहाँ पे विज़िट करते हैं वो समटाइम्स दे वांट सच काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम। इन दैट वे ऐसी जो सिचुएशन है इलीगल एक्टिविटीज़ की वो भी बढ़ जाती है। हाउएवर, proper hospitality management and correct usage of tourism revenue by the local government can eliminate these disadvantages. वहीं पे दे दिया गया है उसका थोड़ा सा उलट, वो ये however, जो प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, लोगों का रख रखाव है, जो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, अगर उसको अच्छे से मैनेज किया जाए, गवर्नमेंट के हिसाब से स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस हों, तो टूरिज़्म रेवेन्यू जो है वो लोकल गवर्नमेंट वहाँ की अच्छे वे में यूज़ करके उन डिसएडवांटेजेस को एलिमिनेट कर सकती है। टू कंक्लूड, ऑल्दो टूरिज्म कैन हैव सर्टेन नेगेटिव इफेक्ट्स like destructive impact and growth of crime rate, yet, तो यानी कि हम अब इसमें कंक्लूजन स्टेटमेंट देंगे अपना कि चाहे टूरिज़्म के बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और उसका एक डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट है, वो क्या है मेन, ग्रोथ ऑफ क्राइम रेट बढ़ रहा है, पर फिर भी it has extremely positive influence on country's economy
and provides a large number of new jobs for the local people. बट उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है कि वो ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ कंट्री पे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल रहा है और वो लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स ओपनिंग्स जो है वहाँ के लोगों को दे रहा है, जो कि एक किसी भी लोकेशन की बेसिक नेसेसिटी है कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो। तो इस वे में हम अपने कंक्लूजन में जो अपने बॉडी पैराग्राफ्स में हम एक्सप्लेन करके आए हैं, दोनों का ही कुछ सम अप करके हम अपनी कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट में लिखते हुए अपना कंक्लूजन लिख रहे हैं। सेम वे में हमने इसमें जो अपना इंट्रोडक्शन लिखा था उसमें भी हमने अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हमारे क्या आइडियाज़ को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेन बॉडी पैराग्राफ्स में। सेम वे में हमने कंक्लूजन में भी उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, ये बताते हुए कि हम अपने ऊपर पैराग्राफ्स में क्या लिख के आए हैं। तो इसी में कहूँगी फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर आइडियाज़ और ऑफ आर रीजंस। जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उनका फुल एक्सप्लेनेशन है इस ऐसे में। इट इज़ अ कंप्लीट फुल डिस्क्रिप्शन वाला ऐसे जिसमें आपको बैंड डिडक्शन के कोई चांसेस नहीं हैं। तो आपके डिज़ायर बैंड्स ऐसे ही राइटिंग से आ सकते हैं जिसमें आप अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं जितना आपने अपने मेन बॉडी पैराग्राफ्स को लिखा है। Some students do, they just write the main body paragraphs in an impressive way. They don't bother about the introduction and the conclusion, जिसकी वजह से उनके डिज़ायर बैंड्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाते। सो इट इज़ माई रिकमेंडेशन दैट ऑल्सो गिव सेम इम्पॉर्टेंस टू द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पैराग्राफ्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद सना। आज हम बात करेंगे आइल्स के राइटिंग मॉड्यूल के बारे में और मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ इसका फुल डिस्क्रिप्शन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारे पास राइटिंग मॉड्यूल को अटेम्प्ट करने के लिए रहते हैं 60 मिनट्स और उन 60 मिनट्स में आपको करने होते हैं 2 टास्क, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 में आपको लिखने होते हैं वर्ड्स, जो रेंज है दैट इज 150 टू 170 वर्ड्स, और ये कंट्रीब्यूट करता है आपके राइटिंग मॉड्यूल के 3 बैंड्स को। तो इसलिए हम इसमें रेकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ अपने 20 मिनट्स को स्पेंड करें। नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क 2 है दैट इज आइल्स ऐसे। इसमें हमारे पास वर्ड रेंज जो है दैट इज 200 टू 230 वर्ड्स और ये आपको कंट्रीब्यूट करता है 6 बैंड्स आपके राइटिंग मॉड्यूल को। तो वी रिकमेंड टू स्पेंड 40 मिनट्स ऑन दैट, और वो 40 मिनट्स भी आपको बहुत वाइजली यूज करने होंगे, बी दैट इन योर माइंड। हमारे पास जो 40 मिनट्स हैं उसमें से हम फर्स्ट 5 मिनट्स अपने टास्क में हम क्या लिखने वाले हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज करेंगे। लाइक हम एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेंगे, जो भी हमें ऐसे के लिए टॉपिक दिया गया है उसके बारे में हम पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने आइडियाज को लिख लेंगे। नेक्स्ट 30 मिनट्स में हम अपनी राइटिंग कंप्लीट करेंगे और द लेफ्ट 5 मिनट्स वी विल यूटिलाइज फॉर प्रूफ रीडिंग। हम अपने लिखे गए टास्क को प्रूफ रीड करेंगे। उसमें अगर कोई हमें ग्रामेटिकल एरर्स या स्पेलिंग एरर्स कुछ भी लगते हैं then we can check it out and we can also recorrect it, right? तो हमारे पास जो academic task 2 है उसमें हमारे पास 5 types of essays जो हैं वो रहते हैं। हमारा जो type 1 है that is opinion based question। उस ऐसे में आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के बारे में आपका ओपिनियन पूछा जाएगा। ये बेसिकली कोई भी सिचुएशन, कोई भी ट्रेंड दे दिया जाता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कुछ इस तरह से, डू यू अग्री और डिसअग्री। तो आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना है दैट आप उस स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं। तो उसी के बिहाफ पे आपको अपना जो क्वेश्चन का आंसर है, जो रिस्पॉन्स है, वो राइट करना होता है। इसमें आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, गिव योर ओपिनियन एंड रेलेवेंट एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन इट, और दे कैन ऑल्सो आस्क अबाउट
टू व्हाट एक्सटेंट यू अग्री और डिसएग्री। तो उसमें आपको अपने अग्रीमेंट का एक लेवल बताना होता है कि आप कितने लेवल तक उनके उस स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। तो हमारे पास सेकेंड टाइप जो टास्क है वो रहता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे। उसमें आपको कोई भी एक सिचुएशन ट्रेंड दे दिया जाता है और आपसे पूछे जाते हैं उस चीज के बारे में, उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। आपको बेनिफिट्स भी बताने हैं, ड्रॉबैक्स भी बताने हैं। या फिर इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है हमें, डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। तो उस वे में आपको उसमें अपना ओपिनियन भी देना होता है, आपको ये भी बताना होता है अपने ऐसे में क्लियर करके कि उसकी एडवांटेजेस रियली में ज्यादा हैं उस चीज के या नहीं है। थर्ड हमारे पास रहता है डिस्कस बोथ व्यूज। इसमें भी हमारे पास टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक सिंपल आपको सिचुएशन दे दी और आपसे पूछ लिया जाए उसके बारे में कि आप उसके दोनों पहलुओं के बारे में बात कीजिए, तो आप अपने ऐसे में सिर्फ उनके दोनों जो पहलू हैं, जो दोनों विचार हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, तो आप उसमें साथ में अपना ओपिनियन भी देंगे कि कौन से व्यू के साथ आप फेवर कर रहे हैं। नेक्स्ट ऐसे जो फोर्थ टाइप है दैट इज प्रॉब्लम कॉजेज इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। इसमें आपको कोई भी एक सिचुएशन दी जाती है, वो सिचुएशन आपके लिए थोड़ी वरीसम सिचुएशन या ट्रबलसम सिचुएशन होगी और उसके लिए आपसे पूछे जाएंगे उसके कॉजेज या उसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं और या फिर उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ भी सॉल्यूशंस जो हैं वो उनको रिकमेंड करने होंगे उस ऐसे में। तो इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, उसके कॉजेज बताते हैं, उसके इफेक्ट्स बताते हैं, क्या हो सकते हैं इफेक्ट उसके सोसाइटी पर, कंट्री पर या फिर इंडिविजुअल्स पर। और आप उसके सॉल्यूशंस भी जो है उसी भी हाफ पे बता सकते हैं कि एज अ पर्सन उसके क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हैं या एज अ कम्युनिटी कौन से स्टेप्स जो हैं वो हम उठा सकते हैं या फिर कौन से स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ले सकती है उस चीज को, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन रहता है दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपको कोई भी एक ट्रेंड या सिचुएशन देके उसके बारे में 2 या 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे होते हैं और जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसके बारे में आपको 1 बाय 1 आंसर करना होगा। एक पैराग्राफ में एक क्वेश्चन का आंसर, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे का आंसर। अब हम बात करेंगे कि हम राइटिंग टास्क 2 के लिए कौन सा फॉर्मेट जो है या जो कौन सा पैटर्न है वो यूज करते हैं। हमारे पास इसमें 2 टाइप्स के जो फॉर्मेट्स हैं वो रहते हैं, जो कि हैं हमारे 4 पैराग्राफ्स या 5 पैराग्राफ्स। अब 4 पैराग्राफ्स में हमारे पास क्या रहता है कि हम फर्स्ट पैराग्राफ में देते हैं इसका इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में हम अपने क्वेश्चन में जो भी सिचुएशन हमें दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया देते हैं, हम कौन सा स्टैंड ले रहे हैं या कौन से व्यू के साथ हमारे व्यूज कंसाइड करेंगे वो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। और उसमें हम अपनी थीसिस लाइन में ये लिख देते हैं कि हम कौन से व्यू के साथ स्टैंड करेंगे और नीचे दिए गए पैराग्राफ में हम क्या चीज को स्टेट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं BP1 दैट इज बॉडी पैराग्राफ 1। अब उसमें आप अपने क्वेश्चन टाइप के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप क्या लिखने वाले हैं। ये आपके मेन बॉडी पैराग्राफ्स रहते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ 3, क्योंकि इन पैराग्राफ्स में आप अपने मेन आइडियाज को लिखने वाले हैं। अगर आप किसी स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं तो आप अग्री क्यों कर रहे हैं, अगर आप पार्शियल अग्री कर रहे हैं तो आप इसमें क्या करते हैं कि 2 पैराग्राफ में अपना अग्रीमेंट का स्टेटमेंट दे रहे हैं और थर्ड अगर कुछ हद तक आपके पास उस स्टेटमेंट को लेके डिसएग्रीमेंट है तो वो क्यों है वो आप थर्ड पैराग्राफ में बता देंगे। तो इसीलिए जो हमारा बॉडी पैराग्राफ थर्ड है वो प्रॉपरली क्या रहता है हमारे पास ऑप्शनल रहता है, क्योंकि वो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करेंगे, अपने ओपिनियन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको उसको लिखने की नीड है भी या नहीं है। हमारे पास जो 4th पैराग्राफ जो लास्ट में हमारे पास रहेगा दैट इज कंक्लूजन। इसमें आपको अपने दिए गए पूरे आइडियाज को सम अप करना है, उसको कंक्लूड करना है, उसकी समरी प्रोवाइड करते हुए अपने ओपिनियन को रीस्टेट करना है अगर आपका क्वेश्चन जो है वो ओपिनियन बेस्ड था।
अगर आपका क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड नहीं हो, आपसे सिर्फ किसी चीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे जाएं या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं, प्रॉब्लम्स हो, डिस्कस सिर्फ बोथ व्यूज हो, उसमें आपका ओपिनियन नहीं मांगा गया है, तो कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में आप अपना ओपिनियन नहीं लिखेंगे। आप अपना ओपिनियन लिखेंगे सिर्फ तभी अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है। Otherwise, you are giving extra information to them, and that is not considered relevant to the topic. So that is the whole description about the academic task 2.